हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन के, जो कि चैप्टर 1 से जो हम आपको थ्योरी बता दिए हैं उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम देखेंगे आज। तो वीडियो को देर न करते हुए पढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इसी चैप्टर से हम आपको थ्योरी दे चुके हैं, तो इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, मोस्ट वीपीआई ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। ये किसका कथन है? तो ए महात्मा गांधी, जिम्मरमैन, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ए। जिम्मरमैन एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से लिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? वैसा कौन सा संसाधन है जो कि प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाएगा? फर्स्ट ए ऑप्शन कह रहा है भूमि, भवन, मानव की योग्यता, और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। भूमि जो है, भवन, मानव की योग्यता, भूमि प्राकृतिक संसाधन है। ये बहुत सारे आपको हम चैप्टर में एक्सप्लेनेशन के साथ बताए थे कि बहुत सदियों समय इसमें लगता है इसका निर्माण होने में। प्राकृतिक पदार्थ वस्तु होती है, जबकि भवन जो है मानव निर्मित होता है और मानव की योग्यता भी मानव निर्मित है। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ज्वरीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? यानी जो ज्वार होता है और तरंग ऊर्जा जो होता है उस सब के उत्पादन के लिए भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे इन सबों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, यानी इनके लायक उस टाइप के समझिए कि परिस्थितियाँ मिलती है, मौसम हो या अन्य की कोई भी पदार्थ हो जो उनके लिए उपयोगी, उस टाइप सूटेबल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है मन्नार की खाड़ी, सेकंड कह रहा है खंभात की खाड़ी, और सी कह रहा है गंगा नदी, और डी कह रहा है कोसी नदी। तो खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में जो है वो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। खंभात की खाड़ी, ऑप्शन बी। और है कि कौन सा ऊर्जा जो है स्रोत अनवीकरणीय है। अब अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जिसका पुनर्पूर्ति योग्य को अनवीकरणीय योग नहीं, उसको नवीकरणीय कहते हैं। जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद समझिए कि वो दोबारा नहीं यूज उसका नहीं कर पाएंगे, वो समाप्त हो जाना है हमेशा के लिए। तो उसके निर्माण के लिए लाखों वर्ष लग जाएंगे, तब जाके वो फिर से मिलेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी। तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। तो इसमें देखिए कौन, जल, क्या जल एक बार समाप्त होने के बाद नहीं, इसके कुछ हम उपाय कर सकते हैं। सौर ऊर्जा नहीं, कोयला, हाँ जी, जितने भी खनिज आपको बताए थे, खनिज पदार्थ सभी के सभी क्या होते हैं? अनवीकरणीय होते हैं। खनिज पदार्थ जितने भी हैं सब के सब अनवीकरणीय होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा इसका सी होगा, यानी 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत, जो ज्वारीय ऊर्जा है उसको हम किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखेंगे? नवनीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव। तो नवनीकरणीय को पुनर्पूर्ति योग्य हम कहते हैं, अजैव जो निर्जीव पदार्थ से प्राप्त होता है, मानवकृत जो मानव द्वारा निर्मित होता है, और जैव जो जीवित पदार्थ से प्राप्त होता है। तो बताइए ज्वारीय ऊर्जा जो होता है वो पुनर्पूर्ति योग्य होता है। पुनर्पूर्ति योग्य होगा तो उसे नवनीकरणीय संसाधन के नाम से जानेंगे, यानी ऑप्शन ए राइट। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवनीकरणीय है? नवनीकरणीय यानी नया, फिर से हम उसको पुनर्निर्मित कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है जल, ऑप्शन सी कह रहा है कोयला, ऑप्शन डी कह रहा है पेट्रोलियम। क्या प्राकृतिक गैस को हम फिर से निर्मित कर सकते हैं? नहीं। जल को हाँ, कुछ विधि द्वारा इसके हम यूज कर सकते हैं। कोयला नहीं, एक बार समाप्त हो। कोयला अभी बताएं आपको, जितने भी खनिज होते हैं वो सभी के सभी अनवीकरणीय, ये तीनों हो जाएंगे बाबू। यानी ए हो गया, और हो गया आपका सी हो गया, और डी, ये तीनों के तीनों खनिज पदार्थ हो गए। तो ई अनवीकरणीय का उदाहरण हो गया, अनवीकरणीय। और जो हमारा नवनीकरणीय हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नवनीकरणीय। तो नवनीकरणीय पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हो गया, यानी जल। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि भारत में विद्युत का सबसे अधिक खपत किसमें होती है? यानी भारत में जो बिजली का समझिए कि सबसे अधिक
खपत यानी खर्च किस चीज़ में, किस काम को करने में किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है घरेलू काम में, ऑप्शन बी कह रहा है व्यापारिक काम में, ऑप्शन सी कह रहा है उद्योग में, और ऑप्शन डी कह रहा है कृषि के कार्य में। तो हमारा सबसे अधिक जो खपत बिजली की होती है वो उद्योग में होती है, यानी कि कारखानों में चलाने में, कारखाने में मशीन को चलाने में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है। तो इसका राइट क्वेश्चन नंबर 9 का है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक को राष्ट्रीय संपदा कहते हैं। यानी समुद्री क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपदा यानी राष्ट्र की संपदा या राष्ट्र की संपत्ति के रूप में उसको हम समझिए रख सकते हैं। तो आपको हम बताए थे 19.2, फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है 10.2 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन कर रहा है 15.5, 12.2, और डी ऑप्शन 19.2 है। तो इसको लगभग 20 किलोमीटर हम आपको बताए थे कि 20 किलोमीटर के अंदर समुद्री तट से अगर होगा वो राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, डी इज राइट ऑप्शन। नंबर 10 कह रहा है कि तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा यानी समुद्री तट रेखा से कितना किलोमीटर तक की सीमा को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के रूप में हम गिन सकते हैं। यानी उससे हमें पैसा की प्राप्ति होती है, आर्थिक पैसा की, अपवर्जक आर्थिक, जिससे कि सरकार को पैसा की प्राप्ति मिलती है। समुद्री तट से कितना किलोमीटर, ऑप्शन ए कह रहा है 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 150, और ऑप्शन डी कह रहा है 250। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी यानी 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जितने भी होगा उसका, उससे हमें पैसे की प्राप्ति होगा उस देश के अंदर तट रेखा। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसको आप देखिएगा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नेहरू जी ने कहा था, ऑप्शन बी कह रहा है मेधा पाटेकर, और ऑप्शन सी कह रहा है गांधी जी, और ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, राइट ऑप्शन सी होगा, गांधी जी ने ही कहा था। नंबर 12 आपको कहता है कि संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालती की थी। यानी संसाधन को सुरक्षा हमको रखने के लिए सर्वप्रथम कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने इसके लिए वकालत की थी, इसके लिए कदम उठाई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नेहरू जी, दूसरा क्लब ऑफ रोम, और तीसरा संयुक्त राष्ट्र, और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है जापान ने। तो क्लब ऑफ रोम जो था वो संसाधन की सुरक्षा के लिए कदम उठाया था। किसने उठाया था, क्लब ऑफ रोम ने, क्लब ऑफ रोम ने, याद रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष किया गया था। यानी प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षा के लिए अफ्रीकी में एक कन्वेंशन लागू किया था, उससे सुरक्षा के लिए अफ्रीका में एक कन्वेंशन पारित किया गया था जिससे कि संसाधन पे कोई भी प्रकार का हानि ना पहुँचे। तो उस कब लागू किया गया था, 1968 में, 1968 में लागू किया गया था, ऑप्शन बी 1968 में। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है 2 जून, ऑप्शन बी कह रहा है 5 जून, ऑप्शन सी कह रहा है 4 जून, और ऑप्शन डी कह रहा है 7 जून। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 5 जून। आपको याद रखना होगा कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कितना तारीख को, 5 जून, 5 जून को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था। यानी जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, देखिए यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। एक पूछेगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है किस देश में आयोजित किया गया था। तो किस देश में आयोजित किया गया था, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ए, यानी ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया। कहाँ हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था जी, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में होगा, न्यूयॉर्क में हुआ था। और प्रथम कहाँ हुआ था, प्रथम नंबर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि क्योटो जो सम्मेलन हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा जापान के क्योटो नामक शहर में आयोजित किया गया था। क्योटो एक शहर का नाम है जो कि जापान में स्थित है,
तो जापान में स्थित है। जापान में ही क्योटो नामक जगह पर एक सम्मेलन किया गया था, जिस सम्मेलन का नाम क्योटो सम्मेलन जाना गया। तो उस देश में आयोजित किया गया था, तो जापान। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितनी प्रतिशत है, यानी भारत में पहाड़ कितने प्रतिशत भूमि को छेकते हैं, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 10%, ऑप्शन बी कह रहा है 27, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 48। तो 30% भूमि जो पहाड़, 30% भूमि पर क्या है, पहाड़ है। 30% भूमि पर पहाड़ है, यानी 30%। 19 आपको कहता है कि मृदा निर्माण की निम्न प्रक्रिया शामिल होती है, यानी मृदा का निर्माण में मिट्टी के निर्माण के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जो उसको निर्माण करती है, उसका जन्म देती है, समझिए उसको बनाने, आगे बढ़ाने में, उसका निर्माण करने में मदद करती है। फर्स्ट कहता है अपक्षय, दूसरा कहता है अप्रदन, और तीसरा कहता है सी दोनों। अपक्षय यानी उसका क्षय हो गया, अप्रदन मिट्टी का कटाव होना, कटाव कहीं एक जगह से कटेगा दूसरे जगह जाएगा, किसके माध्यम से, बाढ़ हो या अन्य किसी भी प्राकृतिक आपदा के माध्यम से, बहुत साल करने के बाद से इसका निर्माण हुआ। तो ऑप्शन दोनों ही शामिल होते हैं। कौन कौन, अपक्षय और अप्रदन दोनों, यानी सी दोनों, बोथ। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में वो कौन सी जगह है जहाँ पे मिट्टी मिलती है प्रायद्वीपीय भारत में। ऑप्शन ए कह रहा है काली मिट्टी, ऑप्शन बी कह रहा है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी कह रहा है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो प्रायद्वीपीय भारत में आपको पता होना चाहिए कि जलोढ़ मृदा मिलती है। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा इसका। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी की है, यानी सबसे अधिक भारत में कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा जगह छेकती है, यानी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लेटराइट मृदा, ऑप्शन डी बनीय मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो होती है वो आपको बताए थे कि हम सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक पाया जाता है जलोढ़ मृदा, जिसपे हम धान, गेहूँ, गन्ना की फसलों की खेती हम करते हैं। तो जलोढ़ मृदा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सबसे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी यावर और ऑप्शन डी रेगड़। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर। और नवीन जलोढ़ को मृदा को क्या कहा जाता है, बांगर, यानी ऑप्शन इसका ए होगा। और नवीन जलोढ़ मृदा पूछता तो खादर, नवीन जलोढ़ पूछता तो खादर।